आज की दुनिया में जब हम सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिमाग अपने आप हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरफ चला जाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन सभी से सैकड़ों साल पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां एडमिशन पाना आज के आईएएस इंटरव्यू से भी ज्यादा मुश्किल था। यहाँ न कोई फॉर्म भरा जाता था, न कोई सिफारिश चलती थी। आपका इम्तिहान लेने वाला कोई डीन या प्रोफेसर नहीं, बल्कि गेट पर खड़ा एक द्वारपाल होता था, और वो द्वारपाल खुद एक महान विद्वान होता था। चीनी यात्री हवेन सांग के अनुसार दूर दूर से आने वाले सैकड़ों विद्वानों में से मुश्किल से 2 या 3 ही इस यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रख पाते थे। बाकी उन्हें दरवाजे से ही ये एहसास करा दिया जाता था कि ज्ञान की इस दुनिया में दाखिल होना हर किसी के बस की बात नहीं। तो सवाल ये है, आखिर कौन सी थी ये रहस्यमयी यूनिवर्सिटी और क्यों माना जाता था इसे उस दौर की दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र, स्वर्ण युग ज्ञान का वैश्विक केंद्र। आज जहां बिहार में कुछ खंडहर दिखाई देते हैं, वहां 5वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों में से एक की नींव रखी गई थी। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के संरक्षण में स्थापित ये कोई साधारण शिक्षण संस्थान नहीं था। ये दुनिया के पहले महान आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। एक ऐसा शहर जो ज्ञान के लिए ही जीता था। कल्पना कीजिए, 1 मील लंबे और आधा मील चौड़े विशाल कैंपस की, जो एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। इसके अंदर प्रवेश करते ही मठों, विहारों और मंदिरों की कतारें थीं, जो लाल पक्की ईंटों से बनी थीं और जिनकी वास्तुकला आज भी हैरान कर देती है। यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक एक साथ रहते, पढ़ते और शोध करते थे। ये संख्या उस युग के किसी भी ज्ञात शिक्षा केंद्र से कहीं ज्यादा थी। नालंदा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, ये एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी थी। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया और यहाँ तक कि कुछ अन्य देशों से भी ज्ञान के प्यासे छात्र हजारों मील की कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते थे। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा था, चारों तरफ बस चर्चा, वाद विवाद और ज्ञान की खोज। यहाँ सिर्फ बौद्ध दर्शन ही नहीं पढ़ाया जाता था। नालंदा का पाठ्यक्रम आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज को भी टक्कर दे सकता है। यहाँ वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और यहाँ तक कि धातु विद्या और कला जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये एक सच्चा मल्टीडिसिप्लिनरी केंद्र था। कई लोग मानते हैं कि महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का भी नालंदा से गहरा नाता था और शून्य की खोज की गूंज भी इसी परिसर में सुनाई दी थी। यहाँ की शिक्षा सिर्फ किताबी नहीं थी, वाद विवाद और तर्क पर जोर दिया जाता था। छात्र अपने गुरुओं से सवाल करते, सिद्धांतों को चुनौती देते और नए विचारों को जन्म देते थे। ये एक ऐसी प्रणाली थी जो रटने पर नहीं, बल्कि समझने और खोजने पर आधारित थी। वास्तुकला, ईंटों में छिपा विज्ञान। नालंदा की भव्यता सिर्फ उसके ज्ञान में नहीं, बल्कि उसकी वास्तुकला में भी झलकती थी। पूरा कैंपस एक सुनियोजित योजना के तहत बनाया गया था। खुदाई में मिले मठों की बनावट लगभग एक जैसी है। बीच में एक खुला आंगन, जिसके चारों ओर छात्रों के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे और एक तरफ प्रार्थना के लिए एक छोटा मंदिर। हर मठ में पानी के लिए अपना कुआं था, जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का सबूत है। इन सब में सबसे खास है मंदिर संख्या 3, जिसे शारिपुत्र स्तूप भी कहा जाता है। ये एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना है, जिस पर परत दर परत निर्माण हुआ। इसकी दीवारों पर गुप्तकालीन कला के अद्भुत नमूने हैं, बुद्ध, बोधिसत्व और जातक कथाओं को दर्शाती मूर्तियाँ। कुछ विद्वान इसकी बनावट की तुलना कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर से भी करते हैं, जो दिखाता है कि नालंदा का प्रभाव सिर्फ ज्ञान तक ही नहीं, बल्कि वास्तुकला तक भी फैला था। ये सब कुछ पक्की लाल ईंटों से बना था, जो आज 1,500 साल बाद भी मजबूती से खड़ी है।
ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि इंजीनियरिंग और डिजाइन का एक जीता जागता चमत्कार थी। टकराव, ईर्ष्या की आग। ज्ञान का ये सूरज लगभग 800 सालों तक चमकता रहा, लेकिन फिर 12वीं सदी के अंत में इस केंद्र पर ग्रहण लग गया। तो फिर इतना महान विश्वविद्यालय नष्ट कैसे हो गया? यहाँ एक प्रसिद्ध लोक कथा सामने आती है, जो इतिहास की किताबों से ज्यादा सुनी और सुनाई जाती है। ये कहानी है तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की। कहा जाता है कि खिलजी एक बार बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा। उसके अपने हकीमों ने हार मान ली। तब किसी ने उसे नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने की सलाह दी। खिलजी को भारतीय वैद्यों और उनके ज्ञान से नफरत थी। उसने शर्त रखी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी दवा को हाथ नहीं लगाएगा। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने उसकी शर्त मान ली। उन्होंने खिलजी को पवित्र कुरान देते हुए कहा कि वो रोज इसके कुछ पन्ने पढ़े। खिलजी ने ऐसा ही किया और देखते ही देखते वो पूरी तरह ठीक हो गया। उसे हैरानी हुई कि बिना किसी दवा के वो ठीक कैसे हो गया। बाद में उसे पता चला कि आचार्य ने बड़ी चतुराई से कुरान के पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य दवा का लेप लगा दिया था। जब खिलजी उंगली से थूक लगाकर पन्ने पलटता तो वो दवा उसके शरीर में चली जाती। ये देखकर कि भारतीय वैद्यों का ज्ञान उसके हकीमों से कहीं ज्यादा उन्नत है, खिलजी को गर्व होने के बजाय ईर्ष्या और नफरत ने घेर लिया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी और संस्कृति का ज्ञान उसके ज्ञान से बेहतर हो, और इसी ईर्ष्या की आग में उसने ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र को ही आग लगा देने का आदेश दे दिया। हालांकि इतिहासकार इस विनाश के पीछे राजनीतिक, धार्मिक और रणनीतिक कारण भी मानते हैं, लेकिन यह लोक कथा उस समय के भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता और उससे पैदा हुई जलन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई है। महाविनाश और विरासत। खिलजी का आदेश एक बौद्धिक नरसंहार की शुरुआत थी। उसकी सेना ने नालंदा पर हमला किया, हजारों भिक्षुओं और आचार्यों का कत्ल किया और फिर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी। ये कोई छोटा मोटा पुस्तकालय नहीं था। तिब्बती वृत्तांतों के अनुसार नालंदा के पुस्तकालय को धर्मगंज यानी सत्य का खजाना कहा जाता था। ये 3 भव्य 9 मंजिला इमारतों में फैला था, जिनके नाम थे रत्न सागर, रत्नोधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि इसमें 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थी। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, बल्कि हजारों सालों से संचित ज्ञान था। दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल और चिकित्सा पर लिखे गए ग्रंथ। लोक कथाएं कहती है कि यह आग इतनी भयानक थी कि पुस्तकालय 3 महीनों से भी ज्यादा समय तक जलता रहा। आसमान में उठता धुआं सिर्फ कागज के जलने का नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के ज्ञान के जलने का प्रतीक था। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े बौद्धिक नुकसानों में से एक था। सदियों के लिए नालंदा का नाम मिट्टी में दब गया। सदियों तक नालंदा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहा। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ताओं ने इन खंडहरों की खोज की और दुनिया को फिर से उसकी भूली हुई महानता की याद दिलाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आग की लपटें किताबों को जला सकती है, लेकिन उस ज्ञान की आत्मा को नहीं जो उन किताबों में बसा था। 800 साल के लंबे अंतराल के बाद नालंदा ने फिर से जन्म लिया है। प्राचीन खंडहरों से कुछ ही किलोमीटर दूर भारत सरकार और कई अन्य देशों के सहयोग से एक नई आधुनिक नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ये कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है। प्रसिद्ध वास्तुकार बी दोषी द्वारा डिजाइन किया गया इसका 455 एकड़ का कैंपस प्राचीन नालंदा के सिद्धांतों से ही प्रेरणा लेता है। ये एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है, जिसका मतलब है कि यह अपनी ऊर्जा, पानी और कचरे का प्रबंधन खुद करता है, जिससे पर्यावरण पर कोई बोझ न पड़े। ये आधुनिक तकनीक और प्राचीन ज्ञान का एक अद्भुत संगम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में इसके नए परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि नालंदा का पुनरुद्धार भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत का प्रतीक है। आज नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, ये भारत की उस महान बौद्धिक विरासत का प्रतीक है जिसे नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन जो फिर से अपनी राख से उठ खड़ी हुई है। यह इस बात का सबूत है कि ज्ञान को कभी मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भारत के ऐसे ही और अनसुने किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।